हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की देख सकते हैं कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं और आपके यहाँ पर जो सिलेबस है उसको भी कवर किया जा रहा है। और इस समय देख सकते हैं जो आपकी करंट अफेयर का समय है, जो आपकी शाम को 6 बजे, लेकिन अभी 2-3 दिनों बाद आपकी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और अभी हम लोग तब तक यहाँ पर जीके जीएस से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर टेस्ट पेपर को सॉल्व कर ले रहे हैं, जो कि आप देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर हमने रखा है। ये आपकी क्लास देखा जाए तो आपकी लगभग जीएस में से जो 50 नंबर होते हैं वो सब चीज़ आपको इसी में आपकी कवर होंगे। तो इस क्लास को आप डेली देखिएगा, 2-4 दिनों बाद आपकी करंट अफेयर को हम यहाँ पर आपकी शुरू कर देंगे। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और काफ़ी लोगों को कमेंट आते हैं सर कि आपकी हर एक वीडियो नहीं मिल पाती है, तो आपसे हमने कहा भी है कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम है देव जीके ट्रिक, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखिए हर क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी और ज़रूरी वाली जो आपकी पीडीएफ है वो भी आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम देव जीके ट्रिक से आप लोग जरूर जुड़ सकते हैं। बाकी और बेहतर तैयारी करना है तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप में भी काफ़ी पीडीएफ हमने फ्री कर दिया है। बाकी यहाँ पर जो आपका पेड एग्जाम का कोर्स है मंथ 99 में हमने किया है, उसमें आपको ई बुक के माध्यम से आपको 40 मॉडल पेपर होंगे, थ्योरी होगी, वन लाइनर भी होंगे, टेस्ट सीरीज आपको पूरी तरीके से फ्री है। ठीक है, तो आप लोग ऐप में भी जुड़ सकते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतर सेशन आपका होने वाला है। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। कहां पर हुई थी? मगध में। कह रहा है वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये बताना है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में, मगध हो जो आपका है वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर मगध की अगर बात करते हैं, मगध कहां पर था? आपके बिहार में। कहां पर था? तो बिहार में। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, आपको याद होगा कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके, इसको घनानंद को पराजित किया था। दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर? पाटलिपुत्र में बनाई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में बनाया था। किसके सहयोग से युद्ध जीते थे? तो आपके कहेंगे चाणक्य का अहम योगदान था इस राजवंश की स्थापना में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। यहाँ पर जवाब देना है कि भारत में रेलवे का शुभारंभ जो किया कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। 2 को ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं। ऑप्शन आ रहा है जो कि जवाब बनेगा डी नंबर। याद रखिए लॉर्ड डलहौजी, जिसका भी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो डलहौजी ने यहाँ पर क्या किया था? डाक व्यवस्था भी शुरू किया था, लेकिन एक अच्छा काम नहीं किया, हड़प नीति। इन्होंने हड़प नीति चला दिया, यही सबसे खतरनाक इनकी नीति थी, जिससे देखा जाए 1857 की क्रांति यहाँ पर जन्म दिया। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? यहाँ पर जवाब देना है 3 नंबर में कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। इसको ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो सकता है? चलिए, आप कहेंगे सर तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आपके पाटलिपुत्र के सम्राट अशोक के संरक्षण में आपके हुई थी, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं और आपका जो जवाब बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। बी नंबर पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार इनमें से कौन थे? अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार इनमें से कौन थे? ये भी आप लोग काउंटिंग किया करें कि हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो सर जब पढ़ा रहे होते हैं तो कितना क्वेश्चन आप पहले सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे हैं, मतलब कितना स्कोर जा रहा है वास्तविक। डेली ये काउंट किया करें कि हमने आज की क्लास में कितना यहाँ पर क्वेश्चन सही किया, कितना गलत किया, कितने क्वेश्चन हमको करना चाहिए और कितने नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता और बन जाती है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार जो थे 4 नंबर में, ये जो दसवंत आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। दसवंत मतलब ऑप्शन जवाब गया है दसवंत, बिल्कुल जवाब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी आपके थे, जैसे बसावन भी कलाकार एक था, है ना, बसावन भी था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था, है ना, इनमें से बताइएगा कि मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, इसे कहते क्या थे? तो आप कहेंगे सर ये मथुरा के पास एक क्षेत्र था आपका सूरसेन, है ना। क्या था? सूरसेन आपका जो क्षेत्र था। ये ऑप्शन बनेगा यहाँ पर से नंबर बन जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, 16 महाजनपदों में से इसका भी एक स्थान आता था। दोस्तों चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में
अभिनव भारत का आयोजन किया था। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं, संभावित क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो होते हैं क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। जवाब यहाँ पर आ गया है, सबका जवाब आ गया है वीडी सावरकर, जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर आपका ये नंबर वीडी सावरकर, आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि सबसे पहले जो स्थापना हुई थी, है ना, ये स्थापना हुई थी 1899 में, है ना, लेकिन वो गुप्त तरीके से थी, लेकिन 1904 में महाराष्ट्र में हुई थी, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए 1904 में अभिनव भारत, यहाँ पर वीडी सावरकर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। यहाँ पर जवाब देना है कि भारत के वायसराय जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय इनमें जो थे वो आपके कौन थे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम सभी के देख रहे हैं, परेशान मत होइए, सबके कमेंट हम देख रहे हैं कि कमेंट किसका पहले आता है और किसका कमेंट बाद में आता है ना। तो यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। भैया आप लोग तो देखिए वीडियो में लाइक का मतलब भूल गए हैं आप लोग, है ना। भाई क्लास चलते हो गई, इतनी देर से हो गई, लेकिन मतलब जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, इतना भी नहीं देखते हैं कि नहीं हाँ क्लास में आए हैं और इतनी क्लास हो गई है, कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अगर हम क्लास के पहले नहीं कहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यही हम 2-3 मिनट पहले बोलेंगे भैया लाइक करिए, तब आप लाइक करेंगे, लेकिन जैसे ही आप आते हैं तो टाइम मिले तो तुरंत लाइक शेयर भी कर दिया करें। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, ठीक है, डेली कहना पड़ता है, यही दिन में अगर एक क्लास दें तो आपको लगेगा क्या कि सर हमारे साथ तो गद्दारी कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा कर रहे हैं कि एग्जाम पास में आ रहा है और क्लासें आपकी कम दे रहे हैं। हम बीमार होने के बावजूद भी आपकी क्लासें यहाँ पर प्रॉपर दे रहे हैं, हर क्लास दे रहे हैं। तो भैया जैसे ही आते हैं वैसे सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर पहले से ही कर दिया करें, ठीक है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। चलिए बताइएगा आपका आंसर यहाँ पर 7 नंबर में क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये है आपके लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा जो लॉर्ड कर्जन आपके हैं ना, इन्होंने 1905 में थे और बंगाल विभाजन, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। यहाँ पर देखो जब द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे नामक लेख लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। क्या हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी आपके रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन अर्थात योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। ये बताना है कि कौन से ब्रिटिश मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। 9 को ऑप्शन देना है और 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए सी नंबर है। याद रखिए ये जो आपकी कैबिनेट मिशन है, याद रखिएगा यहाँ पर सी जो आप नीचे है, याद रखिएगा यहाँ पर आपको कैबिनेट बताना है। क्या बताना है, कैबिनेट मिशन है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन, जो कि आपकी 24 मार्च है ना, कब आया था, तो आप कहेंगे सर 24 मार्च 1946 कब आया था, तो 24 मार्च 1946 में 3 सदस्यीय आपकी टीम थी जो कि भारत में आया था और पाकिस्तान संबंधी मांग को अस्वीकार कर दिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ पर बताइएगा कि जो घोषणा किया वो किसने किया था। तो ये घोषणा किया था आपके ऑप्शन डी नंबर क्लीमेंट एटली ने किया था। किसने किया था, क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। चलिए बताइएगा पुराना तेल पेट्रोलियम राज्य जो इनमें से है वो आपका कौन सा है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जो असम में जो डिगबोई है ना, असम का जो आपका डिगबोई है ये सबसे पुराना तेल क्षेत्र आपका है। आपका जवाब अगर सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। सोचिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं गलती हो सकती है। कह रहा है भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस चट्टान को कहते क्या हैं। तो भैया ऐसी चट्टानों को कहेंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक्वीफर या बोलते हैं जन्मव्रत। मतलब देखा जाए तो 12 का ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर ए बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक्वीफर बोलते हैं, ठीक है, एक्वी यहाँ पर हो जाएगा, एक्वीफर दिया है लेकिन मतलब होता है एक्विया, ऐसे हम लिख दे रहे हैं एक्वीफर, ये कहा जाता है, एक्वीफर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये परतों के नीचे आपका जमा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अब आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों में
जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका है वो किस में आएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर ब्राजील। जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ब्राजील की अगर बात करते हैं, मतलब दक्षिण अमेरिका की अगर बात आई है, तो यहाँ पर दोस्तों अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, है ना। अमेजन के जंगल होते हैं और अमेजन के जंगलों में दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की मात्रा इतनी होती है कि पूरे 20%, पूरे विश्व की 20% ऑक्सीजन अमेजन के वनों से ही प्राप्त होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखा जाए गंगा के बाद, है ना, गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी आती है। किसके बाद? गंगा के बाद। और ये जो आपकी नदी है कौन सी, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन बनेगा बी नंबर गोदावरी। जिसका भी ऑप्शन आया है बी नंबर राइट हो जाएगा, गोदावरी। और गोदावरी नदी जो आपकी निकलती है वो आपकी कहाँ से निकलती है? आप कहेंगे सर गोदावरी नदी जो आपकी है ये आपकी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, कहाँ से? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से आपकी निकलती है ना। और दोस्तों देखा जाए तो लंबाई और पकड़ क्षेत्र और निर्वहन के मामले में गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी आपकी हो जाती है। साथ में दोस्तों गोदावरी नदी को भारत की क्या बोलते हैं, मतलब इसे बोलते हैं दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। क्या? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर बताना है कि यमुना की सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है। मॉडल पेपर में ढेरों बार क्वेश्चन पढ़ाया गया है। अब आप देख पाएंगे कि यमुना में आपकी केन नदी है, बेतवा है और आपकी चंबल है, लेकिन जो आपकी है ऑप्शन डी नंबर कल्याणी। क्या है भाई? कल्याणी। तो कल्याणी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है योगक्षेम वाह्यम किसका आदर्श वाक्य है? यहाँ पर देखिए ये जो आदर्श वाक्य है वो किसका वाक्य है? यहाँ पर दोस्तों आपको जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपके जो LIC आपका है, कौन? LIC मतलब ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय जीवन निगम, इसका ये क्या है कह सकते हैं, ये आदर्श वाक्य है योगेक्षेम वाह्यम, ठीक है ना। वहीं पर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? तो आप कहेंगे सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है प्योर बैंकिंग। क्या नाम है? प्योर बैंकिंग इसका आदर्श वाक्य है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को समझेंगे तो आप लोग जवाब दे पाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि किसी देश के आंतरिक प्रदेश अर्थात किसी एक वर्ष में भारत के अंदर, है ना, जितना भी उत्पादन हुआ है ना, जितना भी उत्पादन हुआ है, तो आप कहेंगे सर इसे कहा जाता है कि बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। एक लेखा वर्ष के सभी उत्पादों को एकत्रित रूप से देखा जाए तो यही परिभाषा भी आपकी होती है। बन गया, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है? दोस्तों हमने बताया है आधार, है ना, तो मतलब कहते हैं ना व्यक्ति कितना भी अमीर हो जाए लेकिन उसको अपने गरीब दिने भूलना नहीं चाहिए, है ना भैया। व्यक्ति चाहे इतना गरीब हो जाए, मतलब अमीर हो जाए, लेकिन उसको अपने गरीब दिन, मतलब जो अच्छे दिन थे, पुराने दिन थे, उनको भूलना नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका कृषि है, देश में जब जब भी दिक्कत आई है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया आपका कृषि ही सहायता देती है, कृषि ही सहायता देती है, अर्थात यहाँ पर जो है नंबर आपका कृषि आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है? कह रहे सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है मार्ग कामा संस्कृत संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बांटा जाता है ना। और इसके बाद दूसरा दिया गया है अगला कि दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान, क्या है? खोतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका डी दिया गया है, इनमें से सभी आपका आंसर राइट हो जाएगा, इनमें से सभी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ गया है, क्या कह रहा है समझिएगा कि प्रदत्त समय अवधि में वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं? यहाँ पर दीजिएगा प्रदत्त समय अवधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य अंतर जो होता है उसे कहते क्या हैं? तो इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे बोलते हैं व्यापार संतुलन। क्या बोलते हैं? व्यापार संतुलन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल जो दिया गया है 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए। देखो लैंग्वेज बहुत बड़ी दी गई है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपका काम जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पर कहेंगे चुनाव में भाग लेने के लिए मात्र यहाँ पर 18 वर्ष होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे सर 21 वर्ष, क्या कह रहे हैं, कुछ लोग 21 वर्ष कह रहे हैं। हम आपको कहते हैं कि चुनाव में भाग लेने के लिए यहाँ पर दोस्तों याद रखिए नागरिक के मतलब दोस्तों अगर आप 18 वर्ष हो जाते हैं तो भैया चुनाव में वोट दे सकते हैं कि नहीं होता है, तो यहाँ पर ये हो जाता। वयस्क मताधिकार दे दिया है, वयस्क मताधिकार दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 18 वर्ष अगर हो जाते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर शब्द ये कह देता कि ग्राम पंचायत या ग्राम के निर्वाचन के लिए अगर कोई प्रत्याशी है प्रत्याशी, तब 21 वर्ष आप लगाते, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। यहाँ पर 22 नंबर आपको बताना है कौन सा कथन गलत दिया गया है, गलत कथन को आपको ध्यान है। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर 22 नंबर में आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है सर राज्यपाल है ना राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी आपका सही है, ठीक है ना। कह रहा है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। भाई भंग कर सकता है क्या, आप कहेंगे सर नहीं, भंग नहीं कर सकता है, तो यही आपका गलत हो गया था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अनुच्छेद क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 22 है वो आपका किससे संबंधित है। अनुच्छेद 22 का जो संबंध है वो आपकी किससे है बताइएगा। तो पहला दिया है धर्म प्रजाति लिंग भेदभाव, ये तो होगा नहीं। सार्वजनिक रोजगार के मामले, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन देखिए सी नंबर पर देखिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। सी कह रहा है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण होगा। हमने आपसे बताया था कि भैया अगर आपको पुलिस आती है और आपको संरक्षण कर रही है तो उस समय आपका फर्ज बनता है आप अपने वकील को बुला सकते हैं। और कैसे आप अरेस्ट कर रहे हैं, इन सब गिरफ्तारी का संरक्षण और हिरासत में से संरक्षण आपको मिलेगा। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। चलिए देखिए यहाँ पर 24 नंबर आपसे कह रहा है, 24 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। तो उस समय जो आपके थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है, कौन सा कथन सही दिया गया है। तो भैया देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर है कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा थे। तो भैया अभी अभी आपने पढ़ा कि ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि फखरुद्दीन अली थे 75 के समय, तो ये गलत हो गया। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, है ना। यहाँ पर कह रहा है सही कथन आपको बताना है। तो 75 के समय आपातकाल के समय इंदिरा गांधी क्या थी, यहाँ पर प्रधानमंत्री थी। मतलब ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं मोनोमर कैपोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकृत किया जाता है। शब्द समझिएगा, मोनोमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। चलिए खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा। दोस्तों नायलॉन जो आपका 6 होता है, नायलॉन जो 6 होता है इसको प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या होती है। आप कहेंगे शक्ति की जो विमा होती है वो होती है ml² टी की घाते -3। क्या होता है, ml², ठीक है, ml² टी घाते -3। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर, याद रखिएगा। स्क्वायर आपको यहाँ पर चढ़ा लेना है इसके साथ, क्योंकि भैया इतनी हम टाइपिंग फास्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतनी जानकारी भी नहीं है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर में आएगा और ये क्या होगा -3 आपका हो जाएगा ml², ठीक है, ml² टी की घाते -3 ये होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है CaS4 × 2H2। क्या दिया गया है, CaS4 × 2H2O। ये जो सूत्र होता है किसका, तो आप कहेंगे सर ये जिप्सम का होता है। जिप्सम जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन बी नंबर है जिप्सम आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लाजवाब दिया है, कह रहा है नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था। नियॉन लैंप का आविष्कार जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था। ये छोटे आकार का एक गैस डिस्चार्ज लैंप होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए नंबर है यहाँ पर जॉर्जेस क्लाउड, कौन, जॉर्जेस क्लाउड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। यहाँ पर देखा जाए तो इस लैंप से नारंगी रंग का प्रकाश निकलता रहता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग
अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा अंग अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में वो कठिन लग रहा है, लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि भैया ये तिल्ली है, क्या है तिल्ली, अर्थात जो ऑप्शन सी दिया गया है, तिल्ली को बोलते हैं प्लीहा। और प्लीहा ये शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। यह पुरानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, है ना, जो डेड वाली लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनको रक्त का संचित और भंडार करती है। तो यहाँ पर नष्ट करने का कार्य ये आपकी तिल्ली होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज किया था, ये कब किया था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए 1498 ईस्वी में किया था, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो केरल के कोझिकोड जिले में कालीकट, जो कि आपके कप्पड़ गांव पहुंचता है, वहां पर वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था 20 मई, ठीक है, 20 मई 1498 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता की छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। यह अमीर खुसरो के द्वारा एक कविता है ना। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ये खड़ी बोली में है, किसमें, सॉरी, ब्रज भाषा में है, ठीक है, ब्रज भाषा, क्योंकि सी नंबर आपको ऊपर लिख गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर सी नंबर जो आपकी ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा में है, ठीक है। वैसे आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये जो आपकी कविता है छाप तिलक सब छीने, ये आपकी किसका है, तो दोस्तों आपकी ब्रज भाषा में है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, आप कहेंगे सर इनका जन्म पटियाली, जो कि कासगंज में हुआ था, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। आप कहेंगे सर विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। आप कहेंगे सर ब्यूनस आयर्स जो है ये है अर्जेंटीना की है। कहाँ की है, अर्जेंटीना। जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सर ये जो आपका ब्यूनस आयर्स है अर्थात अर्जेंटीना है, ये कौन से महाद्वीप में है, तो भैया ये दक्षिण अमेरिका का देश आपका है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जवाब दीजिएगा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर सबसे ज्यादा एक सींग के गैंडे के लिए जाने जाते हैं। आप कहेंगे सर ये आपका है काजीरंगा, है ना। अब आप ये बताइए कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है कहाँ पर। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अगर इतने लोगों में से यहाँ पर अगर 25% लोगों के भी जवाब यहाँ पर सही आ जाएं तो हम समझेंगे कि नहीं, आप लोग यहाँ पर जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग क्लास में रहता है। अगर 25% लोगों के भी जवाब सही आ जाते हैं तो, ठीक है ना। चलिए, कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जो काजीरंगा है ये आपकी कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। और याद रखिएगा कि ये असम में है और एक सींग के गहने के लिए जाना जाता है। और जो कि जवाब सबके आ रहे हैं, मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और करना भी चाहिए, है ना। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ते हैं तो उनको सफलता भी नहीं मिलती है, रोते रहते हैं, सरकार को दोष देते हैं, लेकिन आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं कि पहले से ही तैयारी करते हैं अपनी। दोस्तों, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। अब आप कहेंगे सर इम्फाल देखा जाए तो हमने जब 2, 3, 4 में थे तभी आपको पढ़ाया जाता है। अब तो भैया इंग्लिश मीडियम में आप जाइए, अगर आपका जो बच्चा है वो अगर 1 में होगा या 2 में होगा, है ना। हम आपको कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम को जो बच्चा 1 या 2 में, 2 से नहीं, हम 1 के बता रहे हैं, 1 में, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बच्चा है वो आपका अभी 1 में नहीं पहुंचा है। यूकेजी, एलकेजी बहुत कुछ होता है ना, यूकेजी, एलकेजी, इसके बाद फिर क्या केजी आता है पता नहीं, है ना। जो 1 में है उसको पूरी की पूरी राजधानियां रटी हैं, ठीक है, उनको राजधानियां पढ़ाई जाती हैं पूरी, सब चीज़ आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। आप कहेंगे यहाँ पर आंसर है मणिपुर। जो आपका आंसर आ गया है ए नंबर है मणिपुर, आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इस राज्य का जो गठन हुआ था, है ना, याद रखिए इस राज्य का जो गठन हुआ था वो 1972 में हुआ था। कब हुआ था, आपके 12 जनवरी 1972 को हुआ था। और यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा जनजाति, कुकी जनजाति आदि लोग निवास करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर नागालैंड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नागालैंड। इसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 3 साल लग जाते हैं आपके 1 क्लास में पहुंचने में,
यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। दोस्तों महाराष्ट्र में एक त्योहार होता है पोला त्योहार, है ना, और इसमें दोस्तों याद रखिएगा एक जानवर होता है जिसकी पूजा होती है, और ये जानवर होता है हाथी। दोस्तों ऑप्शन सॉरी यहाँ पर देखिए जो आपका बी वाला है ना, क्योंकि बी यहाँ पर लिखा है, याद रखिएगा वृषभ होता है। क्या होता है? वृषभ। तो दोस्तों याद रखिए वृषभ की पूजा यहाँ पर की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अलग अलग हिस्सों में त्यौहार आपके मनाए जाते हैं इससे रिलेटेड, जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के उत्तरी हिस्से में अमावस्या के रूप में किसानों द्वारा मनाया जाता है, और इस त्यौहार में वृषभ की पूजा होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। आप कहेंगे सर असम से देखा जाए तो यहाँ पर जो असम से संबंधित आपका यहाँ पर है वो कौन सा नृत्य है असम में। असम की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर, ये जो आपका बिहू है ना। कौन है? बिहू। ये बिहू असम के 3 अलग अलग सांस्कृतिक उत्सवों में मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया भर के जो आसामी प्रवासी हैं ये धूमधाम से यहाँ पर मनाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, मुख्य पर्व जो आपका है यही होता है, और साल में 3 बार मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो आपका है त्योहार असम में साल में 3 बार दोस्तों मनाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। फसल बुआई की शुरुआत में करते हैं, नए वर्ष की शुरुआत में भी करते हैं, है ना, और बिहू शरद ऋतु के मेले का करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक हैं वो आपके हैं कौन? तो 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा A.S. दुलत। क्या है? A.S. दुलत जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए पूरे चुने हुए आपके क्वेश्चन होते हैं, डेली क्लास हम देते हैं, और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हर क्षेत्र को कवर करते हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये है आपकी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी है, और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक भी आपकी रही हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री भी आपकी रही है ना, ये उत्तर प्रदेश की रही हैं मुख्यमंत्री, जो कि देखा जाए तो आपके 63 से लेके 67 तक आपकी रही हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है? कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे इनमें से कौन थे? आप कहेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा, राजगोपालाचारी या अबुल कलाम आजाद? क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे ऑप्शन सी है जो आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद है। क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो आपका है ये आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री यहाँ पर रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी जो आपका है ये आपके है कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, कैलिफोर्निया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि गालिब कौन थे। गालिब, देखिए बताइएगा गालिब। आप कहेंगे सर गालिब की अगर बात करते हैं एक शायर थे, महान शायर थे, उर्दू और फारसी भाषा के महान आपके शायर रहे हैं, है ना। और मिर्जा असद उल्लाह बेग खां पूरा नाम था, ये उपाधि इनकी है, एक उर्फ नाम है इनका गालिब। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है, ये दोस्तों आपके क्या रहे हैं भैया? आप कहेंगे सर ये एक कवि रहे हैं, है ना, कवि रहे हैं, शायर रहे हैं, है ना। कविता के प्रवाह को यहाँ पर देखा जाए जुबान यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखिए चावल अनुसंधान आप कहेंगे सर कटक, जो कि आपके उड़ीसा में है। और उड़ीसा की अगर बात कर लेते हैं तो ये ऑप्शन है क्या भाई? यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा कटक, जो कि आपके उड़ीसा में है ना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों भारत के एक प्रमुख तीर्थ धाम भी कहा है ना। भारत का एक तीर्थ धाम कौन है? जगन्नाथ धाम, जो कि आपके कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता इनमें से कौन बनेंगे? कितने लोग जवाब देंगे? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता आपके कौन होंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। क्या होंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास जो होता है कौन सा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत और श्रीलंका दिया गया है, और इसमें से दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ये जो मित्र शक्ति है। क्या? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है। शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है? 48 को ऑप्शन। तो दोस्तों ये आपके है क्या? ये है आपके भारतनाट्यम से हैं। किसे हैं? तो आपके भारतनाट्यम से ये आपके जुड़े हुए हैं।
साथ ही में दोस्तों देखा जाए तो ये एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री भी आपकी हैं, ठीक है, भारतीय फिल्म अभिनेत्री भी हैं, जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा के भी 200 से ज़्यादा फिल्मों में भी ये अभिनय कर चुकी हैं। शोभना चंद्र कुमार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। आप कहेंगे सर वैद्यनाथ मिश्र, ये आपको हमने हिंदी में पढ़ाया था, नागार्जुन का उपनाम है दोस्तों, याद रखिए वैद्यनाथ मिश्र का नागार्जुन का मूल नाम है, यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर किया गया था। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था। 50 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर 50 को ऑप्शन सी हो जाएगा, बेलग्रेड 1961। आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम आपको अपने चैनल पर मॉडल पेपर के साथ साथ जो सिलेबस होता है उसको भी आपको कवर कराते हैं, इसलिए अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़िएगा। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 8:50 में हिंदी की, तो आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी 8:50 में हिंदी की क्लास में, ठीक है। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।